हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से ट्रिप प्लेटफॉर्म दवाई वाला पे। आज का हमारा नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि। इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं अभिक्रिया का जो वेग दर है वो क्या होता है, वेग क्या होती है, दर क्या होता है, दर नियम क्या होता है, आर्हिनीय समीकरण क्या है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जाके। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, जिसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये है क्या, किस तरह से इसको हम निकाल पाते हैं, क्या यह एक सैद्धांतिक मान है या यह एक हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है, या हम इसको कोई भी रिएक्शन दे दी हो उसको देख के हम क्या लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो ये सब चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। होता क्या है, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, यानी कि कोटि की अगर हम बात करते हैं, कोटि। सपोज आपको कोई रिएक्शन दे रखी है ए बी और बी, इधर बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। अगर आप इसकी रेट को लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? रेट लिखेंगे। तो रेट हम दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था रेट में आर के। एक तो इसकी पावर जो हमें दे रखे हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है, यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक दे रखा है। जैसे अगर आपको यहाँ H2N2 लिखा है तो ये जो होता है इसी को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या रस समीकरण मितीय गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक, ठीक है, जो आगे लिखा होता है। तो यही हम क्या करते हैं, इसमें पावर बना देते हैं, यानी कि ए हो जाएगा और बी की पावर क्या हो जाएगा, बी। एक तो हम ऐसे ही तो हमने देख के लिख दिया, ठीक है, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया था। एक क्या करा भाई, हम इसको एक्सपेरिमेंट किया। इसको जो रिएक्टेंट दे रखे हमारे, इनको हम इनको प्रयोगशाला में लेकर वहां जाके देखा, इनका प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद हमने ये पाया कि ए की जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है, ए की सांद्रता की जो पावर है वो अल्फा मिली। बी की सांद्रता की जो पावर है वो हमें क्या मिली, बीटा मिली। आप यहाँ एक्स लिख दो, वाई लिख दो, कोई बात नहीं है। ये अल्फा है, ये बीटा है, चाहे इसको एक्स मान लो चाहे इसको वाई मान लो, मतलब इसके डिफरेंट है। तो ये बात होती है कि जो हमारा अल्फा है ये ए के बराबर हो भी सकता है, ठीक है, ए बराबर अल्फा आपका हो भी सकता है, और बीटा बराबर आपका क्या हो सकता है, बी हो सकता है, स्मॉल बी। और ए बराबर आपका अल्फा नहीं भी हो सकता है, और बीटा किसके बराबर नहीं हो सकता है, बी के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब रेयर केस में हमको ये देखने को मिलता है कि जो हमारी घातें हैं वो रस समीकरण मितीय गुणांकों के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये आ गई कि इसको हम देख के नहीं लिख पाते। ठीक है, इसको ये देख कर, ठीक है, समीकरण देख कर नहीं लिखा जाता है। क्या करना है, प्रायोगिक मान होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, प्रायोगिक मान होना चाहिए। वॉल्यूम कम कर। ये हमारे पास कौन सा है, ये जो हमारे पास रेट लॉ है ये कौन सा है, प्रायोगिक है। ठीक है, क्या है, प्रायोगिक, यानी कि ये प्रयोगों द्वारा हमने देखा। तो प्रयोगों द्वारा जो हम रेट लॉ लिखते हैं उसकी जो घातें होती हैं, ठीक है, क्या होता है, उसकी जो घातें होती हैं अभिकारकों की, उन्हीं घातों का योग क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। यही हमारा क्या कहलाता है, इसी को हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। क्या आया, जो अभिकारक हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं, उन अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। लिखा क्या है, देखो, अभिक्रिया के दर नियम में, अब याद रखना है हमेशा कौन से नियम का फॉलो करेंगे, दर नियम ही होगा। ठीक है, दर नियम में जो भी हमारे अभिकारक होंगे उनकी अभिकारकों की सांद्रता की जो घातें होंगी उनको ही जोड़ते हैं। अब ऐसा याद रखेंगे, दर नियम में अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और इसको हम किससे लिखते हैं, इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। ठीक, किससे लिखते हैं, स्मॉल एन से इसको हम व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखो n का जो मान है वो 0 भी हो सकता है, आपका 1 भी हो सकता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पर लिखा हुआ है भिन्नात्मक, मतलब फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1/2, ठीक है, 3/2, 5/2, 7/5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शनल, यानी कि x/y की फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, 0।
कैसे हो सकता है जीरो, आगे पढ़ेंगे। जब जीरो होगा तो रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेट कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हो गया हमारा। ठीक, अब अगर हम बात करें, कोई एक एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, अगर हम कोई एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमको दे रखा है यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं यहाँ लिखूं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, चलो ए की यहाँ लिख लूँ मैं एम, और यहाँ लिख लूँ एम, यहाँ एन लिख लो, और इधर बना दो प्रोडक्ट। क्या बन गया हमारा, प्रोडक्ट बन गया। अब ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इस रिएक्शन को देखते ही आप क्या करेंगे, या तो ऐसे लिख देंगे ए की पावर एम बी की पावर एन, वो भी आपका रेट लॉ बन जाएगा, लेकिन वो हमारा जो रेट लॉ होगा वो मान्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने देख के लिखा है, सैद्धांतिक मान होगा, और जो हमारा रेट लॉ होता है वो कैसा होना चाहिए, आपका प्रायोगिक मान। तो इसके लिए अगर हम दर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दर, यानी कि आर जब आप इसके लिए नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा के, और ए की पावर आपका एक्स, और बी की पावर आपकी क्या पाई हमने, वाई। ये कैसा हमारा प्रायोगिक रेट लॉ है, ठीक है, कैसा है, प्रायोगिक दर नियम, ठीक है, क्या है, प्रायोगिक दर नियम। अब इस प्रायोगिक दर नियम में हम देख रहे हैं जो हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है, उन पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि इसकी अगर हम कोटि निकालेंगे, कोटि, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अगर आप निकालेंगे n, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे x प्लस वाई, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा हमारा अभिक्रिया की कोटि, जो कि किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है, किसके, x प्लस वाई के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई एक और रिएक्शन दे रखी हो सपोज, तो ये आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, सपोज आपको कोई एक रिएक्शन दे रखी है, उदाहरण लिखेंगे, अभिक्रिया की दर इस प्रकार है, कोई अभिक्रिया है उसकी दर आपको दे दी है, ठीक है, किसी अभिक्रिया की दर आपको लिख के दे दी है, वो क्या है आपका R इक्वल टू के, क्या है, R इक्वल टू के, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं A की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 3/2, ये क्या है, रेट है, ठीक है, 3/2। ये दर नियम आपको दे रखा है, अभिक्रिया की जो दर है वो कुछ इस तरह से है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसकी कोटि ज्ञात कीजिए, तो इसकी कोटि क्या लिखेंगे, कोटि यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है उनको ही हम ऐड कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम अगर इनका लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 एकम 1, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 3 एकम 3, कितना बचा हमारे पास 4/2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, यानी कि n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2। हम कह सकते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया है, क्या है, अभिक्रिया है, वो कितनी कोटि की है, ठीक है, 2 घाते हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्या हो जाएगी, द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक। तो जब n का मान 0 आता है तो वो कौन सी होती है हमारी शून्य ऑर्डर रिएक्शन, n का मान 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n का मान 2 आएगा तो सेकंड ऑर्डर, n का मान 3 आएगा तो थर्ड ऑर्डर, और n का मान अगर n होगा तो उसे कहते हैं nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब हमने ये देखा कि इसको हम रिएक्शन को देख के नहीं लिख पाते, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोटि एक प्रायोगिक मान है, कैसा है, प्रायोगिक मान है, ठीक है, प्रायोगिक मान है,
जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, इसको देखकर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इसे अभिक्रिया देखकर नहीं लिखा जा सकता। तो कोई भी अभिक्रिया आपको दे रखी है, उसमें जो रस समीकरण मितीय गुणांक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो लिखा होता है ये इसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी दर नहीं लिख सकते। जब दर नहीं लिख पाएंगे तो हम उसको कोटि भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यही कारण है, क्या यहाँ लिखेंगे, यही कारण है कि अभिक्रिया की दर भी एक प्रायोगिक मान होती है, दर भी एक प्रायोगिक मान होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर भी क्या है, जो रेट है रिएक्शन की, वो क्या होती है, वो भी हमारी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। और उसी के आधार पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं। इनको हम देख के नहीं लिख पाते। रिएक्शन आपको दे रखी होगी, उस रिएक्शन को आप चाहो उसको हम देख के लिख दें, नहीं लिख पाओगे। आपको रेट दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, रेट आपको दे रखा होगा, इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से। जब रेट दे रखा होगा उसके आधार पर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि एन का मान फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसी के आधार पर अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, यदि हमको दे रखा है 2a + 3b और इधर बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक। तो याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है, या रेट निकालने के लिए हमको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। किस पर डिपेंड करता है रेट, केवल और केवल अभिकारकों की सांद्रता पर, ठीक है, केवल और केवल अभिकारकों की सांद्रता पर। तो ये एक रिएक्टेंट ये हमारे पास, एक ये है। इसकी अगर हम रेट को लिखना चाहें तो रेट हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम अपने आप देख के लिख पाते हैं और दूसरी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो रेट आता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमें चाहूं इस तरह से, आप इसके दो तरह से रेट लिख सकते हैं, ठीक है। पहला तो आर क्या हो जाएगा, आर बराबर के और ए की पावर जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है उसको ही लिख दो, ठीक है, यानी कि रस समीकरण मितीय गुणांक दे रखा है और बी की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये तो हमने देख के लिख दिया भाई, यहाँ ए के आगे 2 लिखा है, 2 घात बना दी, बी के आगे 3 लिखा है, हमने 3 घात बना दी। अब एक तो जब हम क्या करते हैं, इसको लैब में ले जाते हैं, प्रयोग करते हैं और हम पाते हैं कि जो ए है, ठीक है, क्या है, ए है, इसकी पावर मान लो कितनी आ गई, इसकी पावर आ गई आपके पास 3 डॉट, जो बी है इसकी पावर कितनी आ गई आपके पास, बी की पावर कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, ठीक है। या मान लो आपके पास 1 आ गई या 2 आ गई, ठीक। तो चलो 1 लिखते हैं, कितना लिख लिया हमने, 1 लिख लिया। यहां पर हम देखते हैं कि इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 5 कितनी हो जाएगी, n बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अगर ये हमारा एक कैसा है, सैद्धांतिक मान है, कैसा है, सैद्धांतिक मान है, तो ठीक है, यानी कि ये हमने देख के लिखा है सैद्धांतिक दर, ठीक है, जैसे जैसे लिखा है हमने वैसे वैसे लिख दिया। तो ये क्या हमारा एक सैद्धांतिक मान है, ठीक है। और सैद्धांतिक मान की जो घातें होती हैं वो कभी भी कोटि के बराबर नहीं होती हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n बराबर 5, ठीक है, हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों, क्योंकि जो हमारा n होता है, ठीक है, क्योंकि n क्या है हमारा, n एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है, ठीक है। पर हमने क्या करा है, पर हमने तो देख के लिख दिया है ना, हमने देखा है वो लिख दिया। तो ये हमारे प्रायोगिक मान नहीं है, इसलिए हम कहेंगे जो हमारा n है, n बराबर 5 है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ आप n निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, यानी कि n बराबर अब कितना मिला, अब मिला हमें n बराबर 4, ठीक है।
जो कि क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी कि प्रायोगिक मान है, ठीक है, यह एक प्रायोगिक मान है, ठीक है, कैसा है, प्रायोगिक मान है। अतः अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो यहां तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, n बराबर 4, पर यहां देखा कि इतना आ रहा है 5, और मान लो अगर यहाँ पर n बराबर 5 आ भी गया, ठीक है, प्रयोग द्वारा, तो वो हमारा क्या होगा, सही होगा। हमने ये किससे देखा है, प्रयोगों द्वारा देखा है, ठीक है, प्रयोगों द्वारा दर, ये जो दर लिखी है वो प्रयोगों द्वारा दर लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके 2 आ भी जाएंगे तब भी आपको क्या करना है, इसको सही मानना है और ये सही होगा, ठीक है। तो जब भी रेट लॉ लिखेंगे वो रेट लॉ हमारा कैसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, कैसा, एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगिक होना चाहिए। रिएक्शन को देख के अगर आप लिखेंगे वो रेट लॉ भी आपका सही नहीं होगा, पहले हमने इसे पढ़ लिया है, ठीक है, जहां दर नियम पढ़ा है वहां ये बातें हमने पढ़ ली है और हमने समझ भी लिया है, ठीक है। अर्थात इससे ये पता चलता है कि अभिक्रिया की कोटि को अभिक्रिया देखकर नहीं लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, अभिक्रिया, इसी के नीचे लिख लेना, अभिक्रिया की कोटि को, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोटि को देखकर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, और दर नियम की सहायता से इसे आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दर नियम हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, उसकी कोटि को फाइंड कर पाएंगे। तो इससे हम इस तरह से देख के नहीं लिख पाते, तो ना ही आपको लिखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें, कोई अभिक्रिया आपको दे रखी है सपोज, तो इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसको नोट कर लो। अब आपको कोई अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, जैसे मान लो अभिक्रिया, कोई आपको एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें हमने x और y लिखा है, क्या लिखा है, x a प्लस बाई बी, और ये मिलकर बना रहा है हमारा प्रोडक्ट, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखें, क्या लिखें, रेट लॉ लिखें, तो हम 2 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से देखो ये वाला हमको लिखना नहीं है, r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k और a की पावर x इंटू बी की पावर y। एक तो ये हो जाएगा हमारा रेट लॉ, हमने देख के लिखा है इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सैद्धांतिक। कौन सा है, सैद्धांतिक। दूसरा अगर हम रेट लॉ लिखें यानी कि r बराबर इसके लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, k और a की पावर अगर आपका 0 है और b की पावर भी अगर आपका 0 है, क्या, a की पावर 0 और b की पावर 0, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बनेगा क्या, यहां से अगर हम कोटि फाइंड करेंगे, क्या, अभिक्रिया की जो कोटि है, ठीक है, n अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। अब क्या करिए, ये जो रिएक्टेंट्स की पावर हमने देखा कितनी आ गई, 0। अब इसको अगर हम यहाँ रखते हैं पाएंगे क्या, हमने प्राप्त किया कि, और इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लिख दो या सांद्रता की घात कितनी है, 0, और जिसकी घात 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, ठीक है। अगर यहाँ लिखा जाए x की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ अगर हम 1 लिख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, r इजकल टू के, क्या आ जाएगा, r इजकल टू के आ जाएगा, ठीक। अर्थात 0 ऑर्डर रिएक्शन ये बताती है कि किसी भी अभिक्रिया का जो रेट है, किसी भी अभिक्रिया की जो दर है, वो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, क्या, अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, चाहे लिख लो, क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, अतः यह तीव्र गति से होती है, कैसी होती है, अतः यह तीव्र गति से होती है, ठीक है, अत्यंत तीव्र गति से होती है। तो याद रखना है इस बात को, अगर पूछ ले ऐसी कौन सी रिएक्शन है
ठीक है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसकी दर, ठीक है, उसके अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती? तो क्या बताएंगे, शून्य ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें उसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? रेट कांस्टेंट पे। किस पे? रेट कांस्टेंट पे या दर स्थिरांक पे। किस पे डिपेंड करती है? दर स्थिरांक पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या, रेट कांस्टेंट, या इसको हम कहते हैं दर स्थिरांक, ठीक, क्या कहते हैं, दर स्थिरांक, ठीक है। अच्छा कोई एक और रिएक्शन की अगर हम बात करें, अभिक्रिया अगर आपको दे रखी है, यहां पर लिखूंगा मैं, अभिक्रिया जैसे कि हमने देखा था, हमारे पास एक अभिक्रिया है M1A प्लस M2B, और इधर बनना है हमारा प्रोडक्ट। क्या बनना है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये आपको देखना नहीं है इधर क्या है, ठीक है। इधर आपका हमेशा प्रोडक्ट ही बनेगा, पर हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया की कोटि, चाहे आप कोटि पढ़ो चाहे आप दर पढ़ो, तो उसमें हमें प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो बनना होगा बनना होगा, ठीक है। इसके लिए अगर आप दर लिखेंगे, ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए अगर आपको दर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू, एक तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो A है, A की पावर कितनी है? A की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? M1, और B की पावर कितनी हो जाएगी? M2। तो हम कहेंगे इसकी जो कोटि आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? M1 प्लस M2, अर्थात वो हम देख के लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? देख के। और जब भी हम देख के लिखते हैं वो हमारा रेट लॉ भी वैलिड नहीं होता है। क्या होता है? वो हमारा रेट लॉ भी वैलिड नहीं होता है। तो इसका जो रेट लॉ है वो आपको दिया होगा। क्या होगा? इसका जो रेट लॉ है वो आपको दिया होगा, और आप अगर अपने आप से देख के लिखेंगे तो वो रेट लॉ हमारा कैसा होगा? प्रायोगिक होगा, और प्रायोगिक मान ये होता नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ए की पावर हमारी कितनी आ गई? 1, और बी की पावर की बात करें तो कितना आ गया हमारे पास? 1/2। कितना आ गया? 1/2। अब अगर हम इनकी बात करें, इनके रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है, इनको अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो n बराबर क्या मिलेगा हमें? 1 और 1/2। क्या है? 1 और 1/2। तो 2 एकम 2 और 1 3/2। तो हम पाएंगे कि n बराबर कितना मिल गया हमें? 3/2। कितना मिल गया? 3/2। तो ये जो अभिक्रिया की कोटि है, ये कोटि कैसी? भिन्नात्मक है। कैसी है हमारी? भिन्नात्मक कोटि। तो वही पहले लिखा था कि अभिक्रिया की कोटि 0 से लेकर भिन्नात्मक, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारी कैसी होगी? भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया होगी। अब अगर एक और अभिक्रिया की बात करें जिसमें हम पाएंगे कि मान लो अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया आपके सामने लिख के दे दी है उसने, ठीक है, कह दिया है कि जो हमारा NO है, क्या है? NO है, 2NO है, ये बना रहा है हमारा प्रोडक्ट। क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। इसकी अगर आपको रेट लिखने को दे दी जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए? इसकी अगर आप रेट लिखेंगे, रेट यानी कि R इक्वल टू K, NO, क्या लिखेंगे? NO की पावर, वैसे तो आप देखते ही 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? यहां से देखा भी कितना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो सीधे यहां 2 कर देंगे, पर वो हमारा रेट लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या करना है? इसका एक्सपेरिमेंट करना है, फिर देखना है कि इसकी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है। जितनी पावर होगी वही हमारा क्या होगा? उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हमने पाया कि कितना आया इसका मान? 1, जो कि कब मिला? ये हमें तब मिला जब हमने प्रयोग किया, प्रायोगिक दर। तो ये क्या है हमारे पास? एक प्रायोगिक दर है, और प्रायोगिक दर में जो अभिकारक की सांद्रता की घातें होती है वही क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। तो हमें प्रायोगिक दर दे रखी है। अब यहाँ से n आप आसानी से निकाल लेंगे। n बराबर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? n बराबर 1। और ये कैसी हो जाएगी हमारी? प्रथम कोटि की। कैसी हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये आपकी है। अब देखो अभिक्रिया की कोटि की बात करें, अगर हमारा n बराबर कितना हो? 1, सॉरी, n बराबर 0 से कहानी शुरू होती है, और n बराबर 1, और n बराबर 2, और n बराबर 3। जब 0 होगा तो ऐसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं? इसको लिखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया। जब 1 होता है इसे हम कहते हैं प्रथम। क्या कहते हैं?
प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब 2 हो जाएगा इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय। क्या लिखेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। 3 हो जाएगा तो इसे लिखते हैं तृतीय, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये आपको याद रखना है। और अगर एन लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, nth कोटि, nth कोटि की अभिक्रिया। ठीक, तो ये आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। 0 होगा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1 होगा तो 1 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर, और 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर, और अगर n है तो लिखेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उस अभिक्रिया की जो ऑर्डर हो जाएगी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी के आधार पर हम इन अभिक्रियाओं को डिवाइड करते हैं। ये अभिक्रिया हमारी फर्स्ट 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो अब हमारे पास टॉपिक है कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कोटि, हमने शून्य ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर भी पढ़ा था। तो कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, शून्य ऑर्डर की अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, सेकंड ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि कितनी होगी, शून्य। और अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो यहां लिखेंगे n बराबर 0, n बराबर 0 होगा इसके लिए। ठीक, अभी हमने ये पढ़ा था कि जब हमारी रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर थी वो कितनी आ रही थी, 0, और जब 0 आ रही थी तो R बराबर हमारा सीधे K के था। यानी कि जो R था, जो दर थी अभिक्रिया की, वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही थी। ठीक है, क्या था, अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही थी, कौन, अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो इसमें यही लिखना है, क्या लिखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती, वह अभिक्रिया जिसकी दर, क्या लिखेंगे, जिसकी दर किस पे डिपेंड नहीं करती है, जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है, हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था, सपोज दैट आप एग्जाम्पल ले लो N2O5, क्या ले लिया हमने, N2O5। ठीक है, ये बना लेता हमारा NO और NO2, क्या बनाता है, इससे बनता है NO2 और NO3। ठीक है, क्या बनेगा, चाहे सीधे लिख दो प्रोडक्ट। ठीक है, क्या लिख गया, प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट। अब क्या करना है, इसका अगर आप रेट लिखेंगे तो एक तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर बना देंगे 2। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी पावर आप 2 बना देंगे। लेकिन जब इसी का हमें प्रायोगिक रेट लॉ दे रखा होगा, क्या होगा, प्रायोगिक रेट लॉ जो दिया होगा हमें, वो क्या दिया होगा, K और N2O5 की पावर कितनी है, 0। N2O5 की पावर कितनी है, 0। जब रिएक्टेंट की पावर कितनी हो जाती है, 0, तो हम कहते हैं वो हमारी क्या है, शून्य ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जब किसी की पावर 0 होती है, x की पावर 0 है, तो उसका मतलब क्या होता है, 1। यानी कि इसकी जगह पे क्या हो गया, अब 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो R बराबर क्या बचेगा हमारे पास, K। यानी कि अब जो हमारा R है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या है, अब जो हमारा R है, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है, उस दर का अभिकारकों की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है। सांद्रता घटाइए आप, सांद्रता बढ़ाइए, दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी तो ये जो रिएक्शन होती है हमारी शून्य ऑर्डर रिएक्शन, ये तीव्र गति से होती है, क्योंकि इसका दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा शून्य ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा, शून्य ऑर्डर रिएक्शन। आप चाहे इसके लिए और भी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे अनदर एग्जाम्पल की बात करें, H2O2 की बात कर लो, प्रोडक्ट बना दो। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, H2O2 की जो पावर है वो 2 लगा देंगे। क्या करेंगे, जब आप रेट लॉ लिखेंगे तो क्या कर देंगे, 2। लेकिन ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है। कौन सा, एक्सपेरिमेंटल। इसका भी आपको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ दे रखा होगा, R=K और H2O2 की पावर कितनी है, 0। कितनी है, 0। तो ये भी क्या हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें भी हमारा जो R है क्या है,
इसमें भी जो हमारा आर है वो के, यानी कि रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। क्या? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, तो शून्य ऑर्डर रिएक्शन में जो आर होता है यानी कि दर होती है, वो सीधे डिपेंड करता है किस पर? रेट कांस्टेंट पर, और डिपेंड नहीं करता है किस पर? अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचेंगे, छोटा सा ग्राफ अगर आप इसका बनाएंगे इस तरह से, यूं इधर को नीचे को अगर हम सांद्रता लिख दें, क्या लिख दें? यहां पर अगर मैं लिख दूं सांद्रता, ठीक, और यहां पर लिख दूं मैं क्या? दर। ठीक है, क्या लिख दूं? दर। अब देखो हम देख रहे हैं कि जो सांद्रता है उसका दर से कोई लेना देना नहीं है। क्या है? सांद्रता का दर से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारी दर होगी, ठीक है, वो सांद्रता के साथ परिवर्तित नहीं होगी, यानी कि क्या मिलेगा हमें? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसा? एक सीधी रेखा। ठीक है, वो भी किसके समांतर? सांद्रता के समांतर। ठीक है, तो सांद्रता से कोई इसका लेना देना नहीं है। ये बन जाएगा हमारा जीरो ऑर्डर के लिए एक छोटा सा ग्राफ। ठीक है, इसी तरह से आप ग्राफ बना देंगे छोटा सा जीरो ऑर्डर के लिए। दूसरा हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है हमारा? n बराबर हमारा क्या होता है? 1। क्या होगा? n बराबर अगर आपका 1 आ गया तो समझ लो वो क्या हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? हमारी जो दर होती है, क्या होता है? अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की प्रथम घात की सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात, अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या कहलाती है? हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इतना आपको याद रखना है। क्या? ऐसी रिएक्शन जिसकी जो रेट है, क्या है? रेट है, अगर वो रेट डिपेंड कर रही है किस पर? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की प्रथम घात के, यानी कि प्रथम घात के समानुपाती है। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, n बराबर आपका 1 हो जाता है। वहां पे कुछ एग्जांपल हैं इनके हम लोग बात करेंगे। जैसे सपोज दैट मैं बात करूं यहाँ पर एग्जांपल की, अगर आपने ले लिया 2OF। ठीक है, क्या ले लिया आपने? 2OF ले लो, या आप F2O2 ले लो। सपोज O2 और F2 ले लो, ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा और F2 बन जाएगा। इस रिएक्शन के लिए अगर आप रेट लॉ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इस रिएक्शन के लिए अगर आप रेट लॉ लिखेंगे, ठीक है, वो भी कौन सा वाला? प्रायोगिक वाला। कौन सा? आपको हमेशा प्रायोगिक वाला लिखना है। ठीक है, जब प्रायोगिक वाला लिखा जाएगा तभी आपका क्या होगा? जो कोटि है वो सही आएगी। तो प्रायोगिक वाला अगर आप इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? R = K और O2 F2 की पावर 1। क्या आ जाएगा? O2 और F2 की पावर 1। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं n की, किसकी? n की, तो यहाँ पर n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा हमारा 1। क्या हो जाएगा? n बराबर 1। ठीक, इसमें हमारा n बराबर क्या हो रहा है? इसमें n बराबर क्या है हमारा? 0 है। ठीक है, ये जो हमारा कोटि आया है इसका जो कोटि है वो कितना है हमारा? n बराबर 0, यानी कि हमारी क्या है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्या है? पहले से ही लिखा हुआ। और इधर हमारी कौन सी? n बराबर 1, तो कोटि कितनी आ गई इसकी? 1। हम कहेंगे ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन, 2HI ले लो, ये जब टूटता है तो क्या बनाता है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होता है आपका? H2I2। ठीक, इसके लिए अगर आप प्रायोगिक दर लिखेंगे,
प्रायोगिक दर। R बराबर क्या हो जाएगा, K और HI की पावर 1। इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होगी वो कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर भी अगर हम इसके लिए n लिखेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान 1, क्योंकि हमें पहले से ही दे रखा है कितना होगा 1। तो ये कैसे हो जाएगी, हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा R है, क्या है, R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, किसके, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती है। R के किसके, HI, इसके क्या है, ये समानुपात है। कैसा है, या लिखेंगे समानुपात। यानी कि अगर आपका R बढ़ेगा कब, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्या होगा, R उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा जितनी स्पीड से आप इस रिएक्टेंट यानी कि HI की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे। तो इसके बीच में अगर हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसके बीच में अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, तो आप पाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना है आपको, दर, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सांद्रता। क्या लिखेंगे, सांद्रता। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, सांद्रता को बढ़ाएंगे, ठीक है, सांद्रता को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि दर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हम इसमें क्या पाते हैं, एक सीधी रेखा, क्या पाते हैं, एक सीधी रेखा, और ये ग्राफ बन जाएगा आपका किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे जैसे आपका दर बढ़ रहा, सांद्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका रेट भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, रेट भी आपका बढ़ रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की। तब तक मैं इसको मिटा लेता हूं, आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जल्दी से। अब आपके पास, ठीक है, अब है हमारे पास थर्ड, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात अगर हम करें तो होगी क्या, ये जैसे मान लो आपको R रेट दे रखा है कि यहाँ A की पावर अगर आपके पास 1 है और B की पावर अगर आपके पास 1 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, n बराबर 2। ये भी हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जब ये प्रायोगिक है तो हो सकता है इसकी पावर 2 हो और B की पावर कितनी हो, 0 हो, तब भी यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, तब भी आपका 2 आएगा। ठीक है, 2 + 0 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि A की पावर अगर 0 कर दे और B की पावर अगर आपको 2 कर दे, तब भी n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। मतलब प्रत्येक केस में अगर दोनों की घात 1 है तब भी n बराबर 2 आ रहा है, एक की घात 0 दूसरे की 2 है तब भी हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखने को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनकी दर, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता की, अभिकारकों की सांद्रता की द्वितीय घात, क्या याद रखना है, द्वितीय घात के समानुपाती क्या होगी, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। किसकी बात कर रहे हैं, दर की बात कर रहे हैं। क्या कहलाती है हमारी, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी आपको देखने को मिलेंगी जिनमें जो रिएक्टेंट्स की पावर है वो जब आप जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 2। अर्थात R जो है वो अभिकारकों की सांद्रता की द्वितीय घात के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय घात के समानुपात। जैसे ये हमने देखा यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये जो R है एक घात इसकी हो, एक घात इसकी है, कितनी होगी, 2 घातें होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक रिएक्टेंट की 2 घातें हो, दूसरे की 0 हो। तो ये जो हमारा R है वो किसके समानुपात होगा, अभिकारकों की द्वितीय घात के, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपात है। तो कह देना वो कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी हमारी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से नोट किया जा सकता है, जैसे
एग्जाम्पल, यहाँ पर ऐसे लिख दो ए प्लस बी, क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बन तो गया, लेकिन अगर हम इसके लिए दर लिखें, कौन सी वाली, प्रायोगिक दर लिख लो एक ही बार में, प्रायोगिक दर आर बराबर क्या हो जाएगा, प्रायोगिक दर आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर ये हो जाएगा, देखो जो ए की पावर है वो आपकी 1 हो सकती है और बी की पावर क्या है, ये हमारा प्रयोगों द्वारा इतना भी आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, जरूरी नहीं कि इसकी पावर 1 है तो 1 ही रहे, इसकी पावर बी है तो बी रहे, जैसे ए है तो ए रहे, जरूरी नहीं, बी है तो बी रहे, ऐसा जरूरी नहीं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि जो हमारा एन है वो कितना है 1 + 1 = 2, यानी कि ये हमारी कैसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसको अगर आप ऐसे लिखें आर बराबर के, और ए की पावर अगर आपने 2 कर दी और बी की पावर अगर आपने 0 कर दी, तो क्या ये n बराबर 2 + 0 अर्थात ये 2 नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। इसी तरह से हम बात करें आर के, अब क्या कर दिया मैंने, ए की घात कितनी आ गई हमारी 0, ये हमने नहीं किया है, कौन कर रहा है, प्रयोगों में हमें मिल रहा है। और बी की घात अगर आपकी 2 आ गई, तो क्या ये n बराबर 0 + 2 करने पर 2 नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये भी हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी कौन सी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है, जब हमारा R जो है वो किसके समानुपात हो, वो हो हमारा अभिकारकों की द्वितीय घात के समानुपात। ये देखो द्वितीय घात है और ये भी क्या है द्वितीय घात, और यहाँ पर भी ये दोनों क्या है द्वितीय घात। तो इससे पता चलता है ये हमारी कौन सी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। सांद्रता के सीधे समानुपात होता है R = के, और डिब्बे में लिखेंगे सांद्रता की घात का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का दर नियम इस तरह से लिखते हैं, ठीक। अब देखो ये कह रहा है जो आर है हमारी वो 1 टाइम है और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 टाइम है। आर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 गुना है, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, द्वितीय कोटि अभिक्रिया में जो आर होता है वो सांद्रता के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, यानी कि सांद्रता के वर्ग के बराबर होता है, ठीक। तो ये हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सांद्रता के साथ जो आर है वो क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, क्या होगा, वो तेजी से हमारा बढ़ेगा, यानी कि दर। इसके लिए एक छोटा सा आप ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर लिखिए आपकी सांद्रता, यहाँ पर लिखिए आपकी दर, क्या लिखा है, दर, रेट लिखा हुआ है। देखो होता क्या है, दर आपकी सांद्रता के साथ में किस तरह से परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर जो हमारा आर है, ठीक है, क्या है, आर है, वो सीधे समानुपात है किसके, सांद्रता की घात के, यानी कि अभिकारक की घात के, अभिकारक के स्क्वायर के या उसके वर्ग के बराबर है, ठीक। इसकी अगर हम देखते हैं तो किस तरह से भी मिलता है, कुछ इस तरह से। इसके बीच में जो ग्राफ बनता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बीच में जो ग्राफ बनेगा आपका किसके, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, वो कुछ इस तरह से हमें बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस सेकंड ऑर्डर का क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। और एक एग्जांपल की अगर हम बात करें इसी के लिए, जैसे इसी का सेकंड एग्जांपल आप ले लो, जैसे आपने देखा होगा CH3COO C2H5 प्लस NaOH ले लो, NaOH ले लो। ये बनाता क्या है, ये बनाता है हमारा CH3COO प्लस C2H5OH, क्या बनाएगा, CH3COO प्लस C2H5 और OH। हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, सीधे आप लिख दो प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बन गया, हमें इनसे मतलब है। अगर आप इसके लिए प्रायोगिक दर देखेंगे, कौन सी, प्रायोगिक, जब आप इसके लिए दर लिखेंगे या आर लिखेंगे, वो इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगी। अर्थात ये क्या हो जाएगा, K और CH3COO C2H5 की पावर 1 कितनी है, 1, और यहाँ जो लिखा है हमारा NaOH, इसकी भी पावर कितनी है, 1। तो इसके लिए जो हमारा n आ जाएगा, यानी कि कोटि आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 2। अर्थात
ये भी हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा? साबुनीकरण का एग्जाम्पल है। और ये साबुनीकरण का एग्जाम्पल हमने प्रयोगों द्वारा देखा तो हमें ये पता चला कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है वो कुल मिला के कितनी है, 2 के बराबर है, यानी कि n बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो हम कहेंगे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमने पढ़ा था कोटि है क्या और इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कोटि के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार हमने पढ़े थे, जिसमें हमने 0 ऑर्डर पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर पढ़ा था। ठीक है, थर्ड ऑर्डर भी होता है लेकिन केवल आपको फर्स्ट, 0 और फर्स्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, यही आपके क्या है, इंपोर्टेंट है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इनसे ही आपको न्यूमेरिकल पूछता है। और इनका ही एक होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या होता है? इंटीग्रेटेड, यानी कि समाकलित दर नियम, वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी बात हम आगे करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर से करके लाना है। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इस पे ही छोटी सी वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका जो एन है वो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। आप आराम से करते रहिए आप और देखिए कि 3 आ रहा है, कैसे आ रहा है ये आपको पता लगाना है। क्या है? कोटि है। किसकी बात कर रहा है? अपक्रिया दे रखी है हमें P से Q। P क्या है? रिएक्टेंट, Q क्या है? प्रोडक्ट। कह रहा है के लिए 3 गुना दर 8 गुना हो जाती है। दर कितनी हो गई? दर सीधे 8 गुना हो जाती है। कब? जब P की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, अर्थात इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 गुनी कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये इसकी रेट कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी 8 गुना। ठीक, तो क्या करना है, अपक्रिया की कोटि निकालना और आंसर कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करके जाना, और अब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका शेयर करना और लाइक करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि हम हर रोज नई ऊर्जा के साथ आपको नए टॉपिक के साथ लाते हैं। जितना भी आपको बोर्ड का जो सिलेबस है वो पूरा हम लोग यहाँ पर कराएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसा नहीं जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हम इसके बाद में चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सब करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।